ऑल राइट, सो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का चैप्टर हमने कर लिया है. इसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज इससे रिलेटेड पूरा क्वेश्चन बैंक शुरू करते हैं. देखो, पहला मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज एन ऑफर, स्टेट द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर. थिंक व्हाट इज एन ऑफर जब पूछ रहा है तुमसे, यू विल राइट द डेफिनेशन जो कि सेक्शन 2A में दी है. और कोई डेफिनेशन विल नॉट वर्क, यू नीड टू राइट यही वाली जहाँ पे सारे एलिमेंट्स उसके कवर होते हैं, यानी कि विलिंगनेस बतानी है फ्रॉम डूइंग और टू नॉट डू, बेसिकली एब्सटेन, एंड ऑल्सो टू obtain the assent. ठीक है. दैट ऑल्सो आई ऑलवेज से जब भी आप डेफिनेशन लिख रहे हो, डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल देना ही देना है. ज़्यादा मार्क्स का है तो केस भी लिख सकते हो, बट एग्जाम्पल इज मस्ट. ओके. एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, वेरी बेसिक चीज़ कि क्या क्या चीज़, जैसे लीगल रूल्स फॉर वैलिड ऑफर जो हमने पढ़े थे ना. अ डायरेक्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर. डायरेक्ट डिफरेंस दे ही रखा है बुक में, ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर, तो ये वाला आप डिफरेंस इसमें लिखाएंगे. All right, then you have define acceptance, state the legal rules for acceptance, just like offer. acceptance के भी section 2B वाला ही कि ठीक है, उसका assent जब उसको signify कर देता है वो अपना assent, then it is said to be accepted and it be then becomes a promise. Again, I will always say कि definition के साथ don't forget to give example. All right. उसके बाद क्या पूछ रहा है वो, essentials लीगल रूल्स फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस, जस्ट लाइक ऑफर हमने बताया है, एक्सेप्टेंस के भी बता देंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेंटल रिजॉल्व टू एक्सेप्ट एन ऑफर डज नॉट गिव राइज टू अ कॉन्ट्रैक्ट. ये मैंने याद है आपको बहुत अच्छे से बताया था कि अगर आप अपने दिमाग में ही सोच रहे हो कोई चीज़, दैट इज जस्ट मेंटल रिजॉल्व ऑफर को लेके, दैट विल नॉट रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली, बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन कम्युनिकेटेड. यू हैव टू कम्युनिकेट द ऑफर. यहीं पे लिखा है, अ mere intent to accept an offer or even a mental resolve to accept the offer does not give rise to a contract. There should be intention to accept plus some external manifestation of that intention by speech, writing or any other act. Again, लिख के, बोल के या किसी एक्शन के थ्रू कैसे ना कैसे उस तक कम्युनिकेट करवाना इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आपको उसे बताना है कि आई एम एक्सेप्टिंग योर ऑफर, सो यू नो दैट वोंट वर्क कि अगर आप मेंटल रिजॉल्व करो, देयर हैज़ टू बी एन एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन. Then offer is to offer acceptance is to offer what a lighted matchstick is to a train of gunpowder. Discuss the statement in context of acceptance. ये मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया है. इवन आई टोल्ड यू कि सेपरेट इसका मैंने वो दिखाया था आपको इसमें, ये कमेंट ऑन सर्टेन स्टेटमेंट्स. इसमें ये पूरी स्टेटमेंट ही मैंने आपको कराई थी. ये रही, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर. इसमें यूजुअली लोग ये समझते हैं कि जैसे ही एक्सेप्टेंस आता है वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बट बेसिकली यू हैव टू टॉक अबाउट द इररिवर्सिबल नेचर ऑफ दिस, कि आप इसको अनडू नहीं कर सकते. समथिंग विच इट प्रोड्यूसेस समथिंग विच कैन नॉट बी रिकॉल्ड और अनडन. ठीक है. बट अगेन सेकेंड पार्ट यूजुअली लोग भूल जाते हैं, बट वो लिखना उतना ही इंपॉर्टेंट है. देखो, पाउडर may have laid until it has become damp, or the man who laid may remove it before the match is applied. So an offer may lapse for want to acceptance or be revoked before acceptance. ठीक है. तो lapse और revocation, ये दो केसेस आपको इसी पॉइंट में बताने हैं, इन एडिशन टू वो कि दिस इज एन अनडन एक्ट, मतलब यू कैन नॉट अनडू इट. नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस ऑफ अ प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल. डिस्कस द स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इन केस ऑफ जनरल ऑफर. सो ये चीज़ हमने, मैं आपको याद हो, ये कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल केस जो मैंने बहुत आपको बताया था कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट केस, वही चीज़ है यहाँ पे. देखो, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन, कि अगर कोई स्पेसिफाइड है कि ये कंडीशन करके ही आप वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा एंड आप वो कंडीशन फुलफिल करते हो, देन यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर इन केस ऑफ जनरल ऑफर. ओके. वो जो मेडिसिन वाला केस था ना, वो ये स्मोक बॉल जिसने कंज्यूम करी, दैट वाज अ जनरल ऑफर. सो वही केस वो मांग रहा है आपसे स्पेसिफिक, और आपको वही लिखना पड़ेगा. यू कैन नॉट बी लाइक कोई भी केस लिख के आ जाता हूँ. ओके. यू हैव टू राइट वही वाला केस. परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रपोजल or the acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered by the proposal is an acceptance of the proposal. Basically अपनी लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन जरूर कर सकते हो, बट मेक श्योर दैट यू राइट द एग्जैक्ट केस विच दे आर आस्किंग, बिकॉज वही देख के टीचर बेसिकली आपको समझ जाएगा कि हाँ वो आप क्वेश्चन को समझे
या नहीं समझे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। टू मैनिफेस्टेशंस ऑफ अ विलिंगनेस टू मेक द सेम बार्गेन डू नॉट कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट अनलेस वन इज मेड विद रेफरेंस टू द अदर। टू मैनिफेस्टेशन की उधर से वो ऑफर कर रहा है, उधर से वो ऑफर कर रहा है विदाउट नोइंग कि दोनों ने मतलब एक दूसरे ने भी ऑफर किया है, वो चीज़ बिना पता हुए अगर वो दोनों दे आर डूइंग दैट ऑफर, देन दैट इज अ क्रॉस ऑफर। You will just explain the cross offer and there's nothing else. Acceptance is more than a mere mental assent. Again, there has to be an external manifestation, तभी वो माना जाएगा। मेंटल रिजॉल्व से सिर्फ काम नहीं चलता। A contract to make a contract is no contract. ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर आपको याद हो, कि आप इस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते कि हम फ्यूचर में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। दैट इज़ नॉट देयर बिकॉज अगेन यू आर, इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वेग, अनसर्टेन वाला केस भी आ जाएगा, प्लस इसमें वो फ्यूचर वाली चीज़ भी वो आप लिख सकते हो कि आप फ्यूचर में एग्री करने के लिए बात करो, विच इज़ नॉट वैलिड। हमने ये भी पढ़ रखा है राइट, कि फ्यूचर में एग्री करेंगे, दैट इज़ नॉट what it will make a contract. How and on what grounds a proposal stands revoked. ये चीज़ तो या तो आप नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दो, उसमें भी अगेन आपके पास ये जो अलग अलग केसेस आएंगे, यू जस्ट एक्सप्लेन इट। ये हमने करा है। देन वी ऑल्सो डिस्कस रेवोकेशन ऑफ बिड, हमने किया था। जनरल ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, सबका रेवोकेशन कैसे होता है। सो जस्ट राइट कि किस किस ग्राउंड पे आप उसको एक्चुअली रिवोक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है स्टेट द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स बाय पोस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स बाय टेलीफोन। अगेन इफ़ यू रिमेंबर वी प्रॉपरली डिड एक अलग से टॉपिक टेलीफोन टेलिक्स वाला, याद है एक अलग। ओके सो देखो ये पोस्ट वाला यहाँ पे, कि अगर आप थरू पोस्ट कर रहे हो, इट विल टेक टाइम। तो तब रेवोकेशन सॉरी एक्सेप्टेंस ऑफर कब माना जाता है, कौन सी डेट को। अगेन वी डिस्कस्ड इट कि कौन सी डेट को उसका ऑफर कंप्लीट माना जाएगा, कौन सी डेट को उसका एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा, रेवोकेशन कब तक हो सकता है। वी डिस्कस्ड इट थरली। पोस्ट के थ्रू ये रहा। ओके, आई एम जस्ट शोइंग यू बिकॉज डिस्कस तो हम कर चुके हैं अच्छे से इसको। एंड टेलीफोन के थ्रू ये वाला। ऑलराइट, दोनों में केस भी मैंने बताए थे। इसमें वो हाउस होल्ड फायर और एक्सीडेंट इंश्योरेंस वाला था। टेलीफोन वाले में वी हैड भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधरी लाल परशोत्तम दास एंड कंपनी। दिस वाज द केस एंड वी डिस्कस्ड इट काफ़ी अच्छे से। सो टेलीफोन और उसमें दोनों में अगेन डिफरेंस होता है, एंड वही चीज़ वो आपसे मांग रहा है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होता है। ठीक है, ऑल्सो इट दे हैव समराइज्ड इट कि अगर थ्रू पोस्ट होता है देन इट इज़ कम्प्लीट एट द एक्सेप्टर्स प्लेस, एंड अगर थ्रू इंस्टेंटेनियस यानी टेलीफोन के थ्रू होता है देन इट इज़ कम्प्लीट एट द प्लेस जहाँ पे एक्सेप्टेंस रिसीव हो रही है। ठीक है, दैट इज़ एट द ऑफरर्स प्लेस। ओके, write short notes on again invitation to offer, cross offer, counter offer, standing offer, lapse of offer. सब general topics, सब main topics हैं। There's nothing like I need to specifically tell you कि इसमें ये लिखना है। Just explain again, I will always say मार्क्स के हिसाब से +2 ऐड कर दो मार्क्स में, उस हिसाब से आंसर लिख के आया करो। अगर वो केस मांग रहा है या अगर मार्क्स आपको लग रहा है मांग रहा है केस, तो प्लीज़ डू राइट अ केस along with the name of the case if you remember. If you do not remember, write the case, just don't write the name. ठीक है, write in a case that happened, कुछ भी ऐसा लिख दो बट वही केस के फैक्ट्स लिख के आना। ओके ओके, नेक्स्ट इज स्पेशल कंडीशंस ऑफ द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। याद आया इसमें एक केस होटल वाला, कि होटल वाले आ गए रूम में, फिर रूम में उन्हें कंडीशंस लिखी हुई दिख रही हैं कि सामान गुम हो गया तो हम जिम्मेवार नहीं हैं, और उनका सामान एक्चुअल में गुम हो गया। फिर क्या कोर्ट ने डिसाइड करा कि होटल वाले आर लाइबल फॉर दैट सामान, बिकॉज आपको ये फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइम बताना चाहिए था, टर्म्स एंड कंडीशंस बाद में नहीं, जब वो आ रहे हैं होटल में तब नहीं बता सकते। ओके, सो ये स्पेशल कंडीशंस वाला जो हमने पूरा एक सेगमेंट किया था, अगर आपको याद हो, ये रहा कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स या स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें हमने किया था कि कंडीशंस अगर हैं तो पहले तो और सफिशिएंट उस तक वो बात पहुंचनी चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल वो किया था टिकट का, कि टिकट या तो आगे लिखो आप वो कंडीशन, या एटलीस्ट पीछे लिख रहे हो तो आगे ये लिख दो कि लुक एट बैक फॉर दी कंडीशंस। एटलीस्ट उसके नोटिस में लाना आपकी ड्यूटी है, अगर वो भी आप नहीं करो देन यू फेल एट इट। ओके, plus it should be either before the formation of contract or at the time of formation of contract, not after the formation of contract, क्योंकि यहाँ पे अगेन वही केस होटल वाला रूम वाला जो मैंने अभी बताया। ऑल्सो सफिशिएंट नोटिस अगर दिया है तो भी लाइबल तभी होंगे जब कोई उसका कोर चीज़ का वायलेशन हुआ होगा कॉन्ट्रैक्ट में,
एंड देयर वाज अनदर कि कोई अनरीजनेबल आपने कंडीशन डाल रखी है, वो वैसे ही नहीं मानी जाती. सो दिस वाज स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस वाली. देन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. तो बेसिकली ठीक है, अब हम इसी इस पे आ जाते हैं बिकॉज हो ही गया है बेसिक क्वेश्चंस. अब तो शॉर्ट फॉर्म्स वाले क्वेश्चंस हैं, सो आई एम जस्ट डूइंग इट यहीं पे. क्या देखो, स्टेट विद रीजंस वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स. देखते हैं. प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड ऑलवेज बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. ऑफ कोर्स फॉल्स. प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है. द रीज़न दैट यू शुड राइट हेयर एक्चुअली इज़ कि क्योंकि वो एक सिर्फ प्रपोजल है और वो उसको एक्सेप्टेंस मिली है, तो वो एक प्रॉमिस बनता है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट. प्रॉमिस और कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क होता है कंसिडरेशन का. सो बिकॉज दैट थिंग इज़ नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन कि कंसिडरेशन भी है, इसलिए हम उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, राइट. सो द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस, नॉट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, सो दैट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न दैट यू शुड नो. ओके. Communication is complete when the letter is posted through it has not reached the person to whom offer is made. जिसको ऑफर किया है, ऑफर का कम्युनिकेशन तब होता है पूरा जब वो उस तक पहुंच जाता है. Not when the letter is posted, but when the letter is received and read by the person. So this is again false. Acceptance can be made even without the knowledge of the offer. ये हमने पढ़ा है. Acceptance has to, था ना, याद है? Acceptance should, क्या लाइन थी? Succeed the offer. All right. So this is again false. Proposal may be revoked by the proposer even before the posting of the letter of acceptance by the acceptor. This is true कि हाँ, जब तक वो पोस्ट नहीं कर देता लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी बेसिकली जब तक एक्चुअल उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं हो जाता, उससे पहले पहले वो रिवोक कर सकते हैं. क्योंकि एक बार एक्सेप्टेंस हो गया फिर तो वो मैच स्टिक वाला केस की, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, फिर नहीं आप रिवोक कर सकते. सो बिफोर ही पोस्ट द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, उससे पहले का रिवोकेशन वैलिड माना जाएगा. नेक्स्ट है सिलेक्ट द बेस्ट आंसर. ये डेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो ये थोड़ा केयरफुली करने पड़ेंगे. ए सेंड्स अ लेटर ऑफ ऑफर ऑन 12th of July, reaches B on 15th of July. B posts letter of acceptance 18th July, and this will reach him on 21st July. Communication of offer is complete on what? देखो, ऑफर का कम्युनिकेशन तब होगा जब ऑफर का लेटर उस तक पहुंचा है, ना कि जब लेटर किया है, राइट. सो कब पहुंचा है? 15 जुलाई को. सो द आंसर इज गोइंग टू बी 15 जुलाई. In the above question, communication of acceptance is complete. Acceptance 18 या 21? 18, क्योंकि जैसे ही उसने पोस्ट कर दिया तब वो एक्सेप्टेंस उसकी तरफ से हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है. रीच की कोई यहाँ पे वो बात नहीं है. सो यहाँ पे आंसर होगा 18 जुलाई. बट आंसर क्या लिखे? 21st. यहाँ पे करते हैं गड़बड़. देखो, अगर सिर्फ बोल रहा है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट, तो नॉर्मल लॉजिक जो लगाना है वही लगाएंगे. यहाँ पे ये नहीं बोला कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट. आगे भी तो पढ़ो. एज अगेंस्ट बी, बी के लिए एज अगेंस्ट बी तो हम फिर 21st मानेंगे, क्योंकि 18 इज ऑब्वियसली एज अगेंस्ट ए. एज अगेंस्ट बी इट विल बी कंप्लीट जब 21st तक उसको पहुंचेगा. समझ रहे हो? तो यहाँ पे इसलिए आंसर 18 नहीं, 21st जुलाई. तो ये थी इस क्वेश्चन की खासियत. ये केस स्टडीज हैं, आगे ये करते हैं. देखो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. ए राइट्स टू बी, आई हियर that you are thinking of selling your television. If it is in good order and if the price is right, I would like to buy it. Please advise by return post. B ने बोला television is in good working condition and is cheap at this. I accept your offer and I will buy television for 8,000. Now, shortly after receiving this letter, B received an offer of 10,000 from his friend. As a result, B now wishes to sell television to his friend. Advise B. ये अगेन एक केस अगर आपको याद हो, हार्वे वर्सेस पैके का केस था, जिसमें यही चीज़ हुई थी कि उसने याद है वो कि एक पार्ट का आंसर किया, दूसरे का नहीं किया. बिकॉज अगेन आपको याद हो तो मैंने हमेशा बोला है ये बाइंग एंड सेलिंग का जो होता है, द बायर इज द वन हु विल मेक द ऑफर एंड देन द सेलर इज द वन टू एक्सेप्ट द ऑफर.
समझ रहे हो? तो यहाँ पे ऑफर तो बायर को करना था, वो बाद में करता कि हाँ मैं लेना चाहता हूँ, फिर वो उसे एक्सेप्ट करता, दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे अगेन यही हुआ कि इट इज़, उसने बस ये बोला था कि 8,000 जितना वो है, बट उसके बाद आई एक्सेप्ट योर ऑफर, दिस इज स्टेटमेंट ही गलत है कि आई एक्सेप्ट योर ऑफर, बिकॉज ए तो, ए थोड़ी एक्सेप्ट करने वाला है ऑफर, ए तो खुद ऑफर करता, बी इज एक्सेप्ट। तो ए को यही नहीं पता लॉ का, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा है इसका लॉजिक, जो फंडामेंटल है ये, कि बाइंग एंड सेलिंग के केस में बायर इज द वन हु मेक्स द ऑफर, ओके। सो ए के नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, तो ये तो वैलिड ही नहीं है, राइट? सो हेंस एडवाइस को क्या करोगे, ये अगेन देखो यहाँ पे लिखा भी है, हार्वे वर्सेस फैके का केस, इसका रेफरेंस दे देना कि हाँ इसके द फैक्ट्स ऑफ दिस केस इज सिमिलर टू द केस ऑफ हार्वे वर्सेस फैके, एंड देन यू विल राइट कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ बी हैड सेड इन हिज लेटर द टेलीविजन इज in good working condition and cheap at 8,000, please advise by return post whether you wish to have the television? अब उसने बोल दिया कि whether you want to have it or not, इस केस में there is a contract, इस केस में there is no contract, ठीक है। एक और केस लेते हैं। A dog of A was missing. He distributed handbills whereby he announced that the reward of 1,000 to any person who would trace the dog. B had not seen the handbills trace the dog of A. Had B validity accepted the offer of A? Again ये वही केस है। There was a case of लक्ष्मण शुक्ला versus गौरी दत्त, जिस केस में यही हुआ था कि उसको सर्वेंट को जो नहीं पता था, सर्वेंट को कि ऑफर भी, और वो शायद हरिद्वार पहुंचा हुआ था उसको ढूंढने के लिए, एंड वो मिल गया, बट उसको नहीं पता। सो तो यहाँ पे अगेन क्योंकि उसने ऑफर ही नहीं देखा, तो वो कैसे उसको एक्सेप्ट करके आप मान सकते हो? सो यहाँ पे वो सक्सीड वाली बात आ जाएगी कि एक्सेप्टेंस शुड सक्सीड द ऑफर। तो उसने वो एक्सेप्ट ऑफर ही नहीं पढ़ा, तो इट्स नॉट वैलिड। अगेन ये भी बात आ गई कि ऑफर पहुंचा ही नहीं, उस तक कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, तो अगेन इट इज़ नॉट दैट वैलिड, ओके। सो वो वैलिडिटी नहीं होगी। एक और क्वेश्चन देखो, ओके। द फिगर करेक्शन कंपनी इशूड द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट, तो एक एडवर्टीजमेंट बता रखी है यहाँ पे। Any person who uses our latest invention called fat loss in accordance with the prescribed conditions shall lose weight up to 10 kilos in 1 month. Company shall pay an amount 1,000 to anyone who does not lose. याद आया कोई स्मोक बॉल केस? कि उन्होंने बस फर्क किया ना, वहाँ पे स्मोक बॉल बोला था कि हाँ इसको कंज्यूम कर लेना तो आपको नहीं होगा वो, क्या नहीं होना था, इन्फ्लुएंजा आई गेस। तो बस यहाँ पे उसकी जगह फैट लॉस नाम इन्होंने दे दिया इस केस में, कि हम 1,000 देंगे जिसको नहीं हुआ आफ्टर यूजिंग फैट लॉस फॉर 1 मंथ एज रिक्वायर्ड अबव। बेसिकली कंडीशन लगा दी ना कि हाँ ये कंडीशन है, और जिसने भी वो 1 मंथ करा उसने इनडायरेक्टली वो जनरल ऑफर है ना ये, वो जनरल ऑफर की कंडीशन एक्सेप्ट कर ली बेसिकली। Fat loss is purchase used by 10% according to and to the condition. All of them find that it is absolutely ineffective. Discuss whether these can claim the promised reward. Of course they can claim. अगेन उन्होंने बोला था, क्लेम किया है, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखनी है तुमने कि क्योंकि ये एक जनरल ऑफर था, और जनरल ऑफर का एक्सेप्टेंस इज़ डन बाय वे ऑफ जस्ट डूइंग द कंडीशंस जो कि प्रिस्क्राइब्ड हैं उस जनरल ऑफर में। क्योंकि वो हर एक बंदे को आके चेक थोड़ी कर सकते कि हाँ पहले कंसिडरेशन का लेना देना होगा फिर वो माना जाएगा। तो वहाँ पे कंसिडरेशन यही है कि हाँ हमने आपकी वो खरीदा, एंड आपके जो कंडीशंस थे वो फुलफिल करे, तो फिर भी नहीं हुआ तो दैट इज़ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओके। नेक्स्ट केस देखो, ए ऑफर्ड, ओके वेट, ए ऑफर्ड टू परचेज द कार ऑफ बी फॉर 1,50,000 थ्रू लेटर, थ्रू अ लेटर डेट जुलाई, डेट नहीं होगा ये, डेटेड होगा जुलाई 120x2, I don't know what it is, okay, but I think it is 1st July. Letter also stated, if I do not hear anything from you by July 15, I shall consider the car as mine. वैलिड ही नहीं है भाई, ये तो कंडीशन आप लिख ही नहीं सकते, बिकॉज अगेन साइलेंस कैन नेवर बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस, साइलेंस इज नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस, ये चीज़ आप कंडीशन में नहीं लिख सकते। B, who was badly in need of money, sold his car on this after the receipt of letter. No reply was sent to B by A. He filed a suit on the ground that the contract car had become his property. No reply was sent. Decide. So we have decided कि साइलेंस तो नहीं ले सकते आप एक्सेप्टेंस, तो ये वैलिड ही नहीं है, ठीक है। There was no contract,
for the purchase of car because silence cannot be prescribed as mode of acceptance. Feldhaus versus Brinley का केस था. Next case देखो, A sends a letter on July 1st offering to purchase his house 5 lakh. Letter was received by B on this date. B posts his letter on July 6th. Letter of acceptance however lost in transit and never reaches. ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि एक्सेप्टेंस तो तभी हो जाती है भाई जब वो पोस्ट हो गया. तो क्योंकि वो उसने पोस्ट कर दिया लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टेंस हो चुका है, ऑफर भी हो चुका था, एक्सेप्टेंस भी हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है. तो इज देयर अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन दिस केस? यस, इट इज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. पहुंचा नहीं, दैट इज नॉट द केस बिकॉज एक्सेप्टेंस तो भैया तब हो जाती है जैसे ही पोस्ट हो जाता है. रीचिंग इज नॉट द कंसर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A posts a letter July 1, B posts acceptance on July 5. In the meantime, A posts letter of revocation on July 4, which is received by B on July 6. अब B ने अपना acceptance 5 जुलाई को कर दिया. रेवोकेशन कब किया? जुलाई 4. बट किया मैटर नहीं करता, रेवोकेशन पहुंचना चाहिए. पहुंचा कब है? जुलाई 6 को. बट उससे पहले तो उसने एक्सेप्टेंस कर ही दिया, तो एक्सेप्टेंस हो गया, ऑफर तो कर रखा था, तो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था. तो इज देयर इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट? यस, देयर इज एन इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि अगेन एक्सेप्टेंस हो चुका था. रेवोकेशन इज नाउ नॉट इफेक्टिव. अगला केस देखो, शॉप ओनर डिक्लेयर्स 50% reduction sale of all items displayed on the counter. A picks shirt having original price tag of 350 and offers 175 for it. Shop owner refuses to sell it on the ground that it was not for sale. Valid, it is completely valid क्योंकि मैंने हमेशा बोला है सेल बाइंग एंड सेलिंग के केस में कौन ऑफर करता है? बायर. तो बायर ने ऑफर क्या किया कि भैया 175 में बेच दो, और एक्सेप्ट कौन करता है? शॉपकीपर. शॉपकीपर ने एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं किया, ऑफर किया, एक्सेप्ट नहीं किया, वैलिड. ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ ना, रिजेक्ट हो गया, तो बात सिंपल है. सो शॉपकीपर कैन रिफ्यूज टू सेल. कौन सा केस था याद है? फार्मास्यूटिकल वर्सेस बूट कैश केमिस्ट. केमिस्ट वाला याद है ना वो केस जो था. Then you have Land Development Authority advertised in the press for sale of plot of land by auction. Auction वाला आ गया. Large number of people had come from far on a fixed date. An official prepared the venue and announced that auction had been postponed by a month and expressed regrets for the inconvenience. Can the bidders claim any compensation? They cannot claim because that advertisement was not an offer. It was what? Invitation to offer. Invitation to offer, not an offer. तो ऑफर नहीं किया था उन्होंने, तो देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, सो दे कैन नॉट क्लेम द कॉम्पेंसेशन. हैरिस वर्सेस निकर्सन का केस. नेक्स्ट देखो क्या है, ए ऑफर्ड बी टू बाय सर्टेन गुड्स 10,000. A again wrote to B's agent asking whether the offer had been accepted and also stated that A was willing to pay even higher price if found reasonable. Agent ने reply किया कि B will not accept less than 15,000. A then wrote that he was willing to pay 15,000. Will there be concluded contract? नहीं, बिल्कुल सेम केस था ये, वो मैकफर्सन वर्सेस अपन्ना का केस याद आया होगा. दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट देखो, 28 November को B wrote A offering to sell and deliver him 20 bags of rice 50 kg each at 1500. On the same day, A wrote to B offering to buy 20 bags 50 kg 150. क्या हो गया ये? क्रॉस ऑफर. The two letters crossed in post. A contends that there is a contract between himself and B. Is A contention tenable? Give reasons. Contract नहीं हुआ. Cross offer does not mean contract. सीधी सी बात, ठीक है. A offered to sell his cycle to B for 400. B offered to buy for 350. A refuses to sell. B then I accept your offer, shall purchase for 400. Is A bound to sell? Of course he is not bound to sell. यहाँ पे क्या हुआ ध्यान से समझो. A ने B को बोला पहले कि मैं तुझे ये साइकिल दूंगा, कितने में? 400 में. का इसने क्या किया? ऑफर किया A to B. बट B ने बोला नहीं 400 नहीं 350. सो ये जो 350 है ये क्या हो गया? एक तरह से काउंटर ऑफर हो गया भैया, क्योंकि ये B ने A को बोला B इज ऑफरिंग A, तो उसके बाद उसने बोला नहीं, तो फिर उसने बोला ठीक है फिर 400 में दे दे. सो दिस इज बेसिकली केस ऑफ व्हाट? काउंटर ऑफर, राइट. और काउंटर ऑफर में अगेन हमें
पता है कि बाउंडेशन नहीं होती बेचने की, उसकी मर्जी है, बेचेगा नहीं बेचेगा। ए ऑफर टू सेल गुड्स 10,000, आस्क्ड हिम टू कन्वे एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम, बी ने एक्सेप्ट किया, सेंड अ लेटर टू दैट इफेक्ट, इज ए बाउंड बाय बीज एक्सेप्टेंस। नाउ दिस इज अगेन आपको पता होना चाहिए, मैंने एक टर्म आपको लिखवाई थी, बताई थी वहाँ पे, डेविएटेड एक्सेप्टेंस की, यानी कि एक्सेप्टेंस जिस कंडीशन में चाहिए थी, बोला गया था कि इसी में फॉर्म में मेरे को एक्सेप्टेंस देना, उसमें नहीं दी बट एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेंस है बट डेविएटेड एक्सेप्टेंस है, जैसे करनी चाहिए थी वैसे नहीं करी। तो अगर तो वो बोल दे कि भैया नहीं, मैं लेटर नहीं एक्सेप्ट करूँगा, मेरे को टेलीग्राम के थ्रू ही भेज, तो फिर वो बाउंड नहीं होगा बेचने के लिए। पर मतलब बेसिकली चांस देते हैं आप, डेविएटेड एक्सेप्टेंस में यू गिव वन मोर चांस, उसको बोलते हो कि भाई नहीं मेरे को उसी फॉर्म में चाहिए, फिर भी नहीं देता देन और कुछ आप कर नहीं सकते हो। ओके, आगे चलो। ए इन दिल्ली रिंग्स अप बी ऑफ मुंबई offering to sell a machine for 1 lakh. B says he accepts, but at that precise moment, due to some mechanical defect in A's telephone, A does not hear B's acceptance. एक्सेप्टेंस का टेलीफोनिक केस में अलग हो जाता है। बी हैज़ टू मेक श्योर कि उसको ए तक वो उसका एक्सेप्टेंस पहुंच जाए। ये लेटर में नहीं होता, लेटर में बस पोस्ट करना होता है एक्सेप्टेंस वाले को, बट फ़ोन के केस में उसको मेक श्योर करना होता है कि उसने वो बात सुन ली है। सो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज अगेन एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड। ठीक है, अगेन यहाँ पे केस कौन सा था वो याद है? गोवर्धन दास पुरुषोत्तम दास वाला। ठीक है, आगे देखो। ए एंड बी आर स्टैंडिंग इन ऑपोजिट बैंक्स ऑफ स्मॉल रिवर। ए शाउट्स ऑफरिंग हिज स्कूटर 5,000. बी हियर्स द ऑफर, shouts back that he accepts it. Unfortunately, a low-flying aircraft passes by and B's acceptance is not heard by A due to noise. Again, not a binding contract क्योंकि communicate नहीं हुआ। वही चीज़ कि the person has to make sure कि उसको सुन रहा है। पोस्ट के केस में उल्टा होता था कि बस पोस्ट करना होता था, लेकिन यहाँ पे टेलीफोन में या फेस टू फेस हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि उसको सुन रहा है। नेक्स्ट केस देखो। ए ऑफर टू पे 50,000 टू एनी पर्सन हु वुड स्विम 1 किलोमीटर ऑन मुंबई सी कोस्ट ऑन द न्यू ईयर डे। फिशरमैन विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑफर क्लेम्ड इतने ऑन स्विमिंग द डिस्टेंस टू सेव हिज लाइफ आफ्टर ही वॉज एक्सीडेंटली थ्रोन ओवरबोर्ड बाय द रफ सी वेव्स। कैन ही क्लेम द मनी? ऑफ कोर्स नॉट। ऐसे कैसे कर लेगा जब तक उसे ऑफर ही नहीं पता, तब कैसे हो सकता है? ये वही सक्सीड वाली बात आ जाती है कि एक्सेप्टेंस हैज टू सक्सीड द ऑफर। ऑफर ही नहीं पता आपको, फिर कैसे आप बोल सकते हो कि हम कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर क्यों ही भरेगा, राइट? सो वही लक्ष्मणदास गौरी दत्त वाला केस पहले भी एक बार आ चुके, यही थे। ठीक है, इसके अलावा आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चन रह गया है, सब हो गया। ओके, सो या विद दिस वी फिनिश दिस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का हमारा टॉपिक, एंड आई होप समझ में आएगा। प्लीज़ मेक श्योर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हो, केस स्टडीज़ कर रहे हो, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगेन एक चीज़ आपने नोट की होगी जो मैं बोलता हूँ कि मेन केस कुछ ही होते हैं, सब केस करने की ज़रूरत नहीं होती। नाम जिनके याद रखने होते हैं वो गिनती के 5-6 होते हैं, उन्हीं पे बेस्ड आते हैं, बिकॉज अगेन हर बुक में सब केसेस नहीं होते, तो जो कॉमन है केसेस सिर्फ उन्हीं पे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। हाँ, अगर किस्मत बहुत ही ख़राब है तो हो सकता है पेपर सेटर कोई ऐसा दे दे जो सारी बुक्स में ना हो, कुछ में ही हो, बट मोस्टली अगेन जो जो हम कवर कर रहे हैं दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव, उसमें सब कुछ है। बट अगेन आई विल से फॉर योर कन्वीनियंस कि तुम सारे रटने ना बैठ जाओ, यू हैव टू नो विथ आपको पता लग जाएगा ऑब्वियसली कौन कौन से मेन है। इवन आपने इन एग्जाम्पल्स में भी देखा होगा गिनती के 5-6 ही आते हैं केसेस। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर।